हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीआरडी आईएस सेंट्रल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो चलिए आज एक बहुत बड़े सो कॉल्ड टफ एरिया को सोल्व करते हैं जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है पिछले 2 से 3 साल के, उनको बड़ा ही टफ डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये तो पता नहीं कहाँ से आते हैं, यूपीएससी के एग्जामिनर पता नहीं क्या ही करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली फ्रॉम अंडर द नोज आते हैं, मींस बिल्कुल आपकी नाक के नीचे से आते हैं, डायरेक्टली उन कॉमन न्यूज़पेपर से जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इन 13 क्वेश्चंस के बारे में, ये जो एवरेज है साइंस एंड टेक की, इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, या अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं तो इसको देखने के बाद, ये 13 क्वेश्चन और साइंस एंड टेक पोर्शन आपके लिए सबसे ईजी पोर्शन होने वाला है पूरे प्रीलिम्स एग्जाम का। नाउ हमने आईएएस सेंट्रल ने ये पहली बार प्रूव किया है, एस्टेब्लिश किया है कि सारे के सारे क्वेश्चन वर्बेटिम हमारे कॉमन न्यूज़पेपर से आते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हाँ, करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा रोल है साइंस एंड टेक पोर्शन में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी सिंगल बुक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वर्बेटिम सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे करंट अफेयर से, कॉमन न्यूज़पेपर से, जिनको कोई कवर नहीं करता। क्यों नहीं करता वो आप अबाउट द कोर्स वाली जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके ऑप्शन हमें यहाँ पे बताते हैं कि मिनिमम या तो कोई 2 ठीक है, या 3 ठीक है, या 4 ठीक है। मींस ऑप्शन हमारे ये बताते हैं। अभी हमें इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और जो दीक्षा ऐप है, क्या ये यहाँ पे बनाई गई है ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो डायरेक्टली इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है यहाँ पे। मींस करीब करीब जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उससे 8-9 महीने पुराना ये आर्टिकल है। ये सीधा बताता है कि डिजी लॉकर, दीक्षा, आरोग्य सेतु, कोविन, चारों ही ऐप यहाँ पे ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है, जो कि काफ़ी टफ बताया गया। ये था वेब 3.0 के बारे में। ऑप्शन हमें बताता है कि मिनिमम यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ठीक हैं, या फिर 3 भी ठीक हो सकते हैं। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पे बोलता है कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी जो है वो एनेबल करती है लोगों को अपना यहाँ पे ओन डेटा जो है, खुद का जो डेटा है उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा आर्टिकल है वेब 3 अ विजन ऑफ द फ्यूचर, पेपर से 5 महीने पहले का, द हिंदू का। ये सीधा हमें बताता है कि वेब 3 डिलीवर डिसेंट्रलाइज्ड एंड फेयर इंटरनेट वेयर यूजर्स कंट्रोल देयर ओन डेटा। तो पहला पॉइंट तो पूरा हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे है इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। तो यहाँ पे यही आर्टिकल हमें बताता है कि यहाँ पे ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क होंगे, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क्स हैं उनकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगेन यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसका मेंशन किया गया है नीचे दोबारा से। तीसरा ऑप्शन तो सेकंड भी हमारा ठीक हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारा कहता है वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन अ कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे कोई बड़ी जो कंपनी है उनके द्वारा वेब 3.0 को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, रेदर यहाँ पे जो लोग हैं वो, यहाँ पे यूजर्स जो हैं वो कलेक्टिवली इसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे सीधा दिया गया है कि द स्पिरिट ऑफ वेब 3 इज डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज्ड, अगेन यही आर्टिकल हमें बताता है कि यहाँ पे कोई बड़े बड़े जाइंट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कंट्रोल नहीं करने वाले वेब 3.0 को, वेरिज 2.0 में इसको किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, डायरेक्ट वर्बेटिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, देयर इज नो बुक रिक्वायर्ड। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा टफ बताया गया। तो वो है सास से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है, मान लीजिए जो चारों ऑप्शन है वो हमें कहते हैं कि मिनिमम 2 तो कोई ठीक है, और मैक्सिमम तीनों भी यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। नाउ सास बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स। मतलब कि कस्टमाइजेशन मतलब कि टेलर्ड मेड या फिर पर्सनलाइजेशन क्या सास बायर्स के लिए हो सकती है इंटरफेस में और डेटा में? तो यहाँ पे ये सीधा हमें बताता है, ये आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, पेपर से जस्ट करीब 2 महीने पहले का, 1.5-2 महीने पहले का। ये हमें बताता है कि यहाँ पे इट एनेबल्स बिजनेसेस, मींस जो बायर्स हैं या जो सर्विस यूजर्स हैं, टू एक्सट्रैक्ट बेटर वैल्यू फ्रॉम देयर डेटा, ऑटोमेट एंड पर्सनलाइज सर्विसेज। अगेन यही हमें आगे बताता है कि यहाँ पे टेलर्ड एक्सपीरियंसेस होंगे, या फिर यहाँ पे कंज्यूमर्स को पर्सनलाइजेशन के
एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। तो पहला हमारा हो गया पूरा ठीक, ठीक है। उसके बाद है सास यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। क्या ये है? यस, ये बिल्कुल है। यही आर्टिकल बताता है विद द मोबाइल फर्स्ट डिजाइन अप्रोच गेनिंग ट्रैक्शन फ्यूचर ऑफ मोबाइल सास इज ऐप ड्रिवन। ये हमें कह रहा है कि जो ऑलरेडी सास जो है वो यहाँ पे मोबाइल से तो एक्सेस हो ही रहा है, यूज हो ही रहा है, लेकिन फ्यूचर में अब इसमें ऐप ड्रिवन ये और ज़्यादा होता चला जाएगा, जैसे कि कैनवा ऐप है, अगर हम उसको देख सकते हैं तो। देन हमारा सेकंड भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ सास। तो ये भी बिल्कुल इजी है, सीधा यहाँ पे द हिंदू का जो आर्टिकल है वो हमें बताता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में, तो सीधा ही बता रहा है कि वो एक सास बेस्ड सर्विस काइंड ऑफ सर्विस है। दूसरा यही आर्टिकल हमें माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का भी बता रहा है। तो जैसे ही आप एक रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च करते हैं एक स्टेप की माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की, तो ये सीधा बताता है आउटलुक, हॉटमेल और याहू वर्बेटिम सीधा बताता है कि ये यहाँ पे सास से एसोसिएटेड है, सास से रिलेटेड है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे हो गए करेक्ट। डायरेक्ट सीधा का सीधा न्यूज़पेपर से, कोई बुक की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन कुछ ऐसे दिए गए हैं कि कोई एक ही ठीक है, चार में से ठीक है, दो ठीक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बात की गई है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम की। तो ये क्या है उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ में है? तो इसका ऑप्शन है कि ये एक मिसाइल, अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और फिर उसको डी ऑर्बिट करके टारगेट किया जा सकता है अर्थ की तरफ उस मिसाइल को, बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का सीधा आर्टिकल आया है जिसमें फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम और ऑर्बिटल वेपन की बात की गई है, जिसमें बताया गया कि ऑर्बिट के बारे में बताया गया कि देन ऑर्बिट द अर्थ ऑन देयर ओन स्पीड, ये जो इस टाइप के जो वेपन्स हैं। देन विच फ्लू थ्रो लो ऑर्बिट स्पेस बिफोर क्रोजिंग डाउन टुवर्ड्स इट्स टारगेट। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा बताया गया है, मीन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। पूरा बताया गया है कि ये मिसाइल के बारे में है, द हिंदू में भी इस पे बात हुई है। ये आपके नीचे यहाँ पे आपको सामने देखने को मिलेगा फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, और जिसको फोब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है? बेसिकली चाइना का वेपन सर्कल्ड द ग्लोब बिफोर स्पीडिंग डाउन इट्स टारगेट। तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट वर्बेटिम सॉल्यूशन, कोई बुक की किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी कॉमन न्यूज़पेपर से। अगला हमारा क्वेश्चन है क्यूबिट के बारे में, कि ये जो यहाँ पे टर्म क्यूबिट है ये किस चीज़ के बारे में मेंशन कर रही है, किस बारे में ये है? तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई एक ही ठीक है। द हिंदू के दो आर्टिकल है हमारे, हमें बताते हैं पेपर से जस्ट 1.5 महीने पहले का एक आर्टिकल है, और एक आर्टिकल है करीब 5-6 महीने पहले का। तो ये सीधा बता रहा है कि क्यूबिट गेम एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। अगेन यहाँ पे ये बता रहा है हमें क्वांटम कंप्यूटर्स एंड क्यूबिट के बारे में। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, डायरेक्ट वर्बेटिम सॉल्यूशन, नो बुक रिक्वायर्ड। अगेन नाउ यहाँ पे है कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अगर हम बात करें क्लोज्ड सर्विस टेलीविजन मींस सीसीटीवी, देन हमारा यहाँ पे RFID, और तीसरा है WLAN मींस यहाँ पे हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या ये तीनों हैं, या इनमें से कौन से ऐसे हैं जो शॉर्ट रेंज वायरलेस डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन हमें बताता है कि कोई दो भी ठीक हो सकते हैं और तीन भी ठीक हो सकते हैं इसमें से, मींस मिनिमम दो तो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई दो ठीक है, मिनिमम दो ठीक है, तो वो कौन से दो ठीक है, पहले सबसे पहले वो ढूंढने हैं आपको यहाँ पे। नाउ यहाँ पे हमारा द हिंदू का आर्टिकल है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन से ही ये सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, फिर भी कोई इनको कवर नहीं करता उस तरीके से। नाउ ये शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। देन एक यहाँ पे हमारा इंडिया टाइम्स का आर्टिकल है जो अगेन शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा है। अब जब क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो अगर आप इस पर एक स्टेप की रिसर्च करेंगे कि ये क्या है, मीन्स आप रेट्रोस्पेक्शन करेंगे 1 मिनट के लिए, तो आपको सीधा पता चलता है कि इसी की जो ये आपकी शॉर्ट रेंज डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी है उसी के बेसिस पे है हमारा CCTV, लोकल एरिया नेटवर्क्स मीन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, एंड हमारा RFID। तो हमारे तीनों ऑप्शन ही सीधे के सीधे करेक्ट यहाँ से हो जाते हैं। ये वो वाली रिसर्च जो हम करते हैं, जो हमें करनी चाहिए, जो यूजुअली कोई भी नहीं करता। एक स्टेप की रिसर्च, हमें पता है कौन से वो 3 मेथड्स हैं जो एग्जामिनर्स यूज करते हैं, और कौन से वो 2-3 और मेथड्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं। नाउ सीधा यहाँ पे RFID जो है वो पेपर से करीब करीब 1-1.5 महीने पहले भी न्यूज़ में था ही। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है बायोफिल्म्स के बारे में।
ऑप्शन हमें बताता है कि मिनिमम दो ठीक है और मैक्सिमम तीनों भी ठीक हो सकते हैं। तो अब हमें देखना है कौन से ठीक है और कौन से यहाँ पे कोई गलत भी हो सकता है क्या। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें कहता है बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। मतलब कि क्या मेडिकल इम्प्लांट्स, ये जो 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 ये प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड या जो टूल्स होते हैं उनके ऊपर बायोफिल्म्स प्रोड्यूस हो सकती है। तो डेफिनेटली हो सकती है। द हिंदू का आर्टिकल है वो हमें क्लियरली बताता है बायोफिल्म्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन मेडिकल टूल्स सच एज कैथेटर्स। वो जो नली होती है ना जो लिक्विड्स को रिलीज करने के लिए डाली जाती है। तो हमारा यहाँ पे पहला जो है वो करेक्ट हो जाता है पूरे आर्टिकल में, इसमें इलेबोरेट वे में दिया हुआ है। देन बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज सरफेसेस। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिया गया है, हमारा ये वाला आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। इसमें हमें बताया गया है यहाँ पे अ कॉमन एडिटिव, एक ऐसा कॉमन एडिटिव है जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और यहाँ पे जो बायोफिल्म है वो यहाँ पे उसकी ग्रोथ होने लगती है खाने के ऊपर, फूड आइटम्स के ऊपर। यहाँ पे बायोफिल्म्स के बारे में और भी बताया गया है। तो हमारा सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड यहाँ पे है बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो हमारा ये जो पहला वाला आर्टिकल है वो सीधा बता रहा है दे एलिवेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कौन करता है? बायोफिल्म्स। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। मीन्स तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, किसी बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन फ्रॉम द कॉमन न्यूज़पेपर्स। नाउ बात करते हैं प्रोबायोटिक्स वाला, ये क्वेश्चन आया था इसके बारे में। अब ऑप्शन हमें कहता है कि तीनों तो ठीक नहीं है ना, और मिनिमम यहाँ पे एक ठीक है और यहाँ पे कोई दो भी ठीक हो सकते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं इसके बारे में क्या है। सबसे पहली बात है प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। तो यहाँ पे हमारा द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, पेपर से करीब करीब 14-15 महीने पहले का। ये हमें सीधा बताता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे छिप गया है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ में, टीम से करा दूंगा। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे लिखा गया है सीधा, ये बैक्टीरिया है जो भी छिप गया है इस वाले इनसाइड द आर्टिकल वाले इसके नीचे, और ईस्ट जो कि यहाँ पे नोन एज प्रोबायोटिक्स। तो पहला तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया हमारा सीधा। दूसरा हमारा है कि द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ओकर इन आर गट। तो ये तो सुनने में ही गलत लगता है कि हमारे जो गट है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स है वो यहाँ पे ओकर नहीं होते, नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते। तो यही आर्टिकल हमें आगे बताता है, जो इंडियन एक्सप्रेस वाला है वो सीधा हमें बताता है कि जेनेटिकली इवोल्व रेजिडेंट्स ऑफ योर गट, मींस जेनेटिकली आपके रेसिडेंट है ये गट्स के अंदर जो आपके प्रोबायोटिक्स है, और ये यहाँ पे ऐसी बैक्टीरिया जो स्पीशीज प्रोड्यूस होती है जो आपकी गट हेल्थ का ध्यान रखती है, एंड ये यहाँ पे आर देयर टू ग्रीट द फूड दैट अराइव्स इन योर स्टमक, दीज आर योर बायोलॉजिकल बॉडीगार्ड। सो ये आपकी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट पूरी गलत हो गई। अब यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट करेक्ट है, अभी थर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो थर्ड कहता है प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। तो यही आर्टिकल बताता है कि प्रोबायोटिक्स जैसे कि जो लैक्टो बैसिलस होता है यस, तो ये जो होता है ये कर्ड में और बटर मिल्क में पाया जाता है, जो हमें यहाँ पे लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। लैक्टोज क्या होता है? कॉमनली सबको पता है, मिल्क शुगर होती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, किसी बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगला हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अगर वैक्सीन की बात करें कोविड-19 से रिलेटेड, तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक हैं? मिनिमम दो ठीक है और मैक्सिमम तीनों भी ठीक हो सकती हैं। बात करते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविड-19 की वैक्सीन है कोविशील्ड, क्या वो यहाँ पे बनी है mRNA प्लेटफॉर्म पे? नहीं। तो सीधा यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल हमें बताता है, पेपर से जस्ट 2 महीने पहले का, कि अनलाइक mRNA वैक्सीन जो यहाँ पे कोविशील्ड है वो बनी है वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन जहां पे भी है वो सारे के सारे ऑलरेडी गलत हो गए। तो आंसर तो यहीं से निकल के आ गया 2 and 3 ओनली। लेकिन चलिए आगे इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये सीधा दिया गया है, स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है वो बेस्ड है वेक्टर प्लेटफॉर्म पे। तो सेकंड हमारा करेक्ट। एंड कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। ये क्वेश्चन और भी टफ हो सकता था, ठीक है, आपको पहली स्टेटमेंट का पता है उसकी वजह से सोल्व हो गया, लेकिन इसको और टफ भी बनाया जा सकता था। तो आपको सभी के बारे में पता हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो कॉमन न्यूज़पेपर में है। तो कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड, मतलब कि जो डेड पैथोजन होते हैं उनसे बनाई गई है। तो ये सीधा लिखा गया, कोवैक्सीन जो है वो यहाँ पे डेड पैथोजन उसमें यूज किए गए हैं।
तो यहाँ पे भी डायरेक्ट सॉल्यूशन बुक का तो इसमें खैर कोई सीन है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही करंट अफेयर का टॉपिक है। अगला यहाँ पे हम बात करते हैं सोलर फ्लेयर जो है, सोलर स्टॉर्म, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके जो इम्पैक्ट उससे जो पड़ता है अर्थ के ऊपर, उसके बारे में बेसिकली बात की गई है। थोड़ा टफ सा क्वेश्चन देखने में लगता है। टोटल 7 स्टेटमेंट हमें दी गई है। जब 7 चीज़ें हो जाती है तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ होता है। ऊपर से जो ऑप्शन है वो और ज़्यादा टफ बना देते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये सातों की सातों स्टेटमेंट ठीक है, या कोई 5 ठीक है, या कोई 4 ठीक है। तो मिनिमम 4 तो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब बात करते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर था, द हिंदू के अंदर था। ये पेपर से करीब करीब सिर्फ 1-1.5 महीने पहले के टाइम पे ही अंदर था। आप में से काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं ना कि सर आप यहाँ पे मई के टाइम पे अपना जो कोर्स है उसको पूरा क्यों कंप्लीट क्यों करते हैं, ताकि इन सारे करंट अफेयर्स को अच्छे से अकोमोडेट किया जा सके। कितने सारे क्वेश्चंस आप देख चुके हैं हिस्ट्री में, एनवायरनमेंट में और साइंस एंड टेक में, जो सीधे प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उससे 1 से 2 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले के करंट अफेयर्स में से भी आते हैं। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमारा सीधा यहाँ पे बताया गया है सोलर फ्लेयर्स के बारे में। पहला ऑप्शन है जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम जो है वो फेल हो सकते हैं। तो ये हमारा सीधा जीपीएस के बारे में बताया गया है, पहला करेक्ट हो गया। सुनामी का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं है इन आर्टिकल्स के अंदर। पावर ग्रिड जो है वो डैमेज हो सकती है, तो पावर ग्रिड के बारे में भी बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पावर ग्रिड वाला ऑप्शन भी ठीक है। अगला है इंटेंस ओरोराज कुड ओकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ का जो काफ़ी ज़्यादा मेजर पार्ट है उसके ऊपर ओरोरा जो है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन द हिंदू में क्लियरली बताया गया है कि 1989 के टाइम पे जो स्पेक्टाकुलर ओरोरा जो है वो देखे गए थे बियॉन्ड द पोलर रीजन्स। यूजुअली जो पोलर रीजन्स है वहाँ पे होते हैं, लेकिन उससे भी बियॉन्ड ये हो सकते हैं जो ओरोरा होते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। देन फिफ्थ जो है फॉरेस्ट फायर, इसका कोई जिक्र नहीं है इन आर्टिकल्स के अंदर। अगला है हमारा ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब। तो सैटेलाइट्स के बारे में सीधा बताया गया है इसी आर्टिकल के अंदर। यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है सैटेलाइट्स के, वो यहाँ पे काम करना बंद कर देंगे और एस्ट्रोनॉट्स को भी दिक्कत होएगी। तो ये हमारा करेक्ट है। सातवां है शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन जो है और जो एयरक्राफ्ट है उनको ये क्या इम्पैक्ट करेगी। तो सीधा दिया गया है एयरक्राफ्ट फ्लाइट को ये इम्पैक्ट करने वाली है, और जो रेडियो कम्युनिकेशन है उसके बारे में भी दिया गया है कि जो रेडियो कम्युनिकेशन है उसमें भी इशू होगा। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट क्या है, 1, 3, 4, 6 एंड 7। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ अगले के बारे में बात करते हैं। जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक का भी है और ये ज्योग्राफी में भी काउंट कर लिया जाता है। तो इसमें के बारे में बात करते हैं। नाउ गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम या तो एक तो ठीक है ही, दो भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन तीनों ठीक नहीं हो सकते। तो क्या गुजरात में इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क है? नहीं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क पूरे वर्ल्ड का जो इंडिया के अंदर है वो भाडला में है, जो कि राजस्थान के अंदर है, जो क्लियरली आपको दिख रहा है, जो कि 14,000 एकड़ मीन्स ह्यूमंगस एक ये पार्क बना हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। तो पहला जो है वो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट है, और ये भी गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट है। नाउ बात करते हैं केरला हैज़ अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये बिल्कुल ट्रू है। सीधा हमारा यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी जो कोचीन एयरपोर्ट है वो। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो यही आर्टिकल हमें बता रहा है इंडियन एक्सप्रेस का कि यहाँ पे कमीशन किया गया है बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, कहाँ पे, केरला में, जो कि फोटोवोल्टिक जो पैनल्स है उसके अंदर यूज़ किए गए हैं, जो यहाँ पे बात हो रही है। तो वो गोवा में नहीं केरला में है। तो ये हो गया गलत। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट सॉल्यूशन फ्रॉम द कॉमन न्यूज़पेपर, नो बुक रिक्वायर्ड। देन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शन कहता है कि कोई एक ठीक है। तो बी सेल्स एंड टी सेल्स के बारे में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये हमें कहता है, जो करेक्ट आंसर है वो कहता है कि दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कोज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस वगैरह, तो वो होते हैं। तो वो हमें यहाँ पे जो डिजीज करते हैं उनसे हमारी बी सेल और टी सेल बचाती है। तो द हिंदू का सीधा हमें आर्टिकल बताता है कि टी सेल जो है वो किल करती है और खा जाती है किनको, उन पैथोजेंस को जो बीमारी फैलाते हैं। तो सीधा हमारा डी जो है वो करेक्ट होता है। बी सेल्स के बारे में भी सीधा बताया गया है इसी आर्टिकल के अंदर कि ये एंटीबॉडीज यहाँ पे जो है एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है इन पैथोजन से लड़ने के लिए और इन बैक्टीरिया से और इन वायरसेस से लड़ने के लिए। अगेन यहाँ पे भी बताया गया है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। कोई बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
ना ये वाला जो हमारा है पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये हमने एनवायरनमेंट के अंदर भी कवर किया है एनवायरनमेंट की रिसर्च में, क्योंकि ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट में भी कंसिडर किया जा रहा है और साइंस एंड टेक में भी कंसिडर किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वही कहता है कि मिनिमम कोई दो ठीक है, तो हमें दो ठीक के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे उसके जो यूज़ होते हैं नैनो पार्टिकल्स कुछ कॉस्मेटिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो बिल्कुल होते हैं यहाँ पे। ये हमारा करेक्ट आंसर है, कॉस्मेटिक्स में नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो पार्टिकल्स यूज़ होते हैं। देन नैनो पार्टिकल्स जो है कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होने वाले, क्या वो ह्यूमंस के लिए अनसेफ है? तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हमें सीधा बताता है कि नैनो पार्टिकल्स जो कॉमनली यूज़ होते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट में, वो हमारी गट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर, नो बुक रिक्वायर्ड एट ऑल। नाउ बात करते हैं डीएनए बार कोडिंग वाला जो क्वेश्चन है, जो कि अगेन टफ बताया जा रहा था, उसके बारे में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डीएनए बार कोडिंग इतनी ज़्यादा बार न्यूज़ में था, कम से कम 20-25 बार न्यूज़ में था, ठीक है। नाउ ऑप्शन हमें कहता है कि कोई दो ही ठीक है मैक्सिमम और मिनिमम एक ठीक है, तीनों तो ठीक नहीं हो सकते। तीन स्टेटमेंट दी गई है। नाउ सबसे पहला है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 2 एंड 3। तो देखते हैं क्या ये न्यूज़ में था। ये बिल्कुल डायरेक्टली न्यूज़ में था। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक। डीएनए बारकोडिंग जो है ना वो क्या करती है, जो स्पीशीज होती हैं तो उनकी स्पीशीज के अंदर हमें देखने से पता नहीं चलता, लेकिन उनके जो डीएनए होता है, उनकी जो जेनेटिक फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसको उनमें फ़र्क पता करने के लिए, सेम दिखने वाली स्पीशीज में भी फ़र्क पता करने के लिए कि कौन सी स्पीशीज कौन सी है, कैसी है, उसकी क्या मॉडिफिकेशंस हैं जीन्स की, तो उसको अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए डीएनए बारकोडिंग जो है वो यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमारा सीधा आर्टिकल है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का, वो हमें बताता है कि यहाँ पे यू नो एक सर्वे हुई है डीएनए बारकोडिंग के बेसिस पे, और वो यहाँ पे जो स्पीशीज़ है बैट्स की, उसके बारे में बताती है। खोलते ही पूरा का पूरा डिटेल में सारा बता दिया गया कि जो कॉमन जो सेम स्पीशीज़ होती है एक जैसी दिखने वाली, उसमें फ़र्क पता करने का एक ही तरीका है, वो है डीएनए बारकोडिंग कर देना, ठीक है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन थर्ड स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल्स और प्लांट्स मटेरियल इन यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड्स। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल है जो कि सीधा बताता है यूएसएफडीए अप्रूव टू द डीएनए बारकोडिंग फॉर वेरियस फूड प्रोडक्ट्स। तो ये भी हमारा करेक्ट है। जैसे ही आप डीएनए बारकोडिंग के बारे में एक स्टेप रिसर्च करेंगे तो ये भी आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे 2021 के क्वेश्चंस के बारे में। तो 2021 का पेपर जो हमें पता है कि 10 अक्टूबर 2021 को हुआ था, तो उसमें अक्टूबर 2021 तक के जो करंट अफेयर्स हैं ऑफकोर्स वो यूज़ भी किए गए थे। नाउ कोविड के चलते ये हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पे बात कर रहा है वाटर के बारे में, और उसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि ये डाइपोलर इन नेचर है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीधा द हिंदू में से एग्जामिनर ने यूं का यूं उठा लिया, क्या है, वाटर डिजोल्व्स मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर सॉल्वेंट गिविंग इट द नेम यूनिवर्सल सोलवेंट। तो यहाँ से उठा लिया, अब उसी के ऊपर एक स्टेप की रिसर्च कर दी। तो वो क्यों है वो ऐसा सोलवेंट, तो उसके बारे में प्रॉपरली बताया गया है द हिंदू बिजनेस लाइन में। तो इसमें बताया गया कि जो वाटर है उसका जो नेचर है वो यहाँ पे डाइपोल होता है या फिर डाइपोलर होता है। पूरा मेंशन इसमें किया गया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे छिप गया है इलेक्ट्रॉन्स टू वाटर वाला जो है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है, कोई बुक रिक्वायर नहीं, सीधा हमारा न्यूज़पेपर से सॉल्यूशन इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसके बारे में बड़ा ही हल्ला मचाया गया कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इससे इजी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो करंट अफेयर में था, है ना। तो बात करते हैं इसके बारे में। ये हमारा सोडियम लैंप्स और एलईडी लाइट्स के बारे में क्वेश्चन था। तो ये न्यूज़ में थे इसलिए क्वेश्चन आया। यहाँ पे आर्टिकल है द हिंदू का, वो हमें सीधा बात करता है, मतलब कि ये करीब करीब पेपर से करीब 1.5 साल पहले ये न्यूज़ में था। ये बात करता है कि एलईडी लाइट और सोडियम लाइट जो हैं, जो स्ट्रीट पे लगती है, उनकी लाइट में कितना फ़र्क है और वो फ़र्क क्यों है और वो फ़र्क की डेफिनेशन क्या है। वो बात ही इसी बारे में कर रहा है कि एलईडी कास्ट अ वाइट लाइट जो कि सिंपली हर चीज़ को एक्सपोज कर देती है। एलईडी लाइट जो होती है व्हाइट कलर की, उससे हम हर चीज़ को डिटेल में देख सकते हैं। वेयर एज जो सोडियम वेपर लाइट है वो यहाँ पे हर चीज़ को एक्सपोज ना करके और एक तरीके से ओवरले कर देती है, मतलब स्मूथ कर देती है। हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ पाते, हर चीज़ को ऑरेंज या पीला पीला सा कर देती है। अगेन इसी बारे में ये आर्टिकल पूरा बात कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने सीधा उसके ऊपर कंपेयर कर दिया कि एलईडी लाइट्स और जो हमारी सोडियम लाइट्स है उनमें क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे इसको कॉमन सेंस से भी हम यूज़ कर सोल्व कर सकते थे, हमारी इमेजिनेशन की पावर से और हमने जो देखा है उससे, और हम डायरेक्टली इसको एक स्टेप की रिसर्च से, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च जो हम करते हैं उससे भी सोल्व कर सकते थे। तो देखिए सबसे पहला है सोडियम लैंप्स
प्रोड्यूस लाइट्स इन 360 डिग्रीज बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप्स। आपने स्ट्रीट लाइट देखी होगी तो आपने पुराने टाइम में जो ऑरेंज कलर के या पीले कलर के जो सोडियम वेपर जो बड़े बड़े जो लैंप्स होते थे या जो जिनको स्ट्रीट लाइट बोलते थे, वो देखी होगी, उनका जो स्प्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दूर तक फैलती है। वेरएज जो ये वाइट एलईडी लाइट्स है ये बिल्कुल इस तरीके से आके पड़ती है रोड के ऊपर और ये ज़्यादा दूर तक नहीं फैलती। तो उसके बेसिस पे भी हम इसको ठीक कर सकते थे। फर्स्ट करेक्ट आता है यहाँ पे निकल के। दूसरा, एज स्ट्रीट लाइट सोडियम जो है वो यहाँ पे उनकी लॉन्गर लाइफ स्पेन है और एलईडी लाइट्स का यहाँ पे छोटा लाइफ स्पेन है। ये कह रहे हैं तो ये गलत है। हमें भी सबको पता है, हमारे घर में भी हमने वो बल्ब यूज़ किए हैं और हमने एलईडी बल्ब भी यूज़ किए हैं। हमें पता है कि कौन सा यहाँ पे ज़्यादा चलता है, एलईडी ज़्यादा चलता है। तो सेकंड हो गया हमारा यहाँ पे रॉन्ग। ना बात करते हैं थर्ड के बारे में कि जो स्पेक्ट्रम है, मींस जो विजिबल लाइट हमें दिखती है सोडियम वेपर लैंप्स की, वो एक तरीके से मोनोक्रोमेटिक होती है। मींस हमने देखा नहीं है कि वो हर चीज़ को ऑरेंज ऑरेंज सा पीला पीला सा कर देती है। और ये आर्टिकल भी तो हमें उसी के बारे में बता रहा है कि वो हर चीज़ को स्मूथ कर देती है, ठीक है। वेयर एज जो वाइट एलईडी लाइट्स है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज दिखाती है। वो जो चीज़ें जैसी हैं उनको थोड़ा वैसे ही दिखा देती है, डिटेल में जो चीज़ें जैसी हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ से भी ठीक हो रहा है। तो फर्स्ट एंड थ्री करेक्ट आंसर है। वेयर एज एग्जामिनर ने क्या किया, उसने सीधा यहाँ पे एलईडी वर्सेस सोडियम लाइट्स इंटरनेट पे लिखा, उसको यहाँ पे कंपेयर किया, डायरेक्टली वर्बेटिम यहाँ से क्वेश्चन बना दिया। यहीं पे बताया गया है कि जो एलपीएस लो प्रेशर सोडियम लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। तो ये वाला पोर्शन आपका मोनोक्रोमेटिक वाला यहाँ से पूरा सोल्व होता है। देन ये बताती है कि एंटायर स्पेक्ट्रम जो है विजिबल लाइट का कलर का वो हमें एलईडी लाइट दिखाती है। तो वो पूरा थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट निकल के आता है। फिर हमें पता चलता है एलईडी लाइट जो है वो उसकी जो लाइट फेंकने की क्षमता है वो 180 डिग्री है। वेयर एज यहाँ पे जो सोडियम वेपर लाइट है वो 360 डिग्री है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। और यहाँ पे ये भी हमें पता चल गया कि जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पे एलईडीज़ का ज़्यादा है। तो ये भी हमें क्लियरली पता चल गया। चलिए तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, चलिए अगले पे बात करते हैं। सो ये है ACE2 के बारे में। नाउ बात करते हैं ये ACE2 जो टर्म है ये किस लिए न्यूज़ में थी। तो इसमें सिंपल ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से कोई सा एक ऑटोमेटिकली करेक्ट है। तो हमारा स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेज जो है वो करेक्ट है। द हिंदू के यहाँ पे 2 आर्टिकल है, सीधा बताते हैं कि जो ACE2 है वो वायरसेस या फिर वायरल डिजीजेज को लेके न्यूज़ में है। तो आपको ये क्लियरली यहाँ से पता चल गया। डायरेक्ट सोल्यूशन, नो बुक रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, इसमें भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई सा एक ही ठीक है। तो बात हो रही है यहाँ पे ट्राइक्लोशन के बारे में। तो ट्राइक्लोशन जो है वो हार्मफुल है, ये हम जानते हैं, लेकिन वो किस चीज़ में यूज़ होता है तो क्लियरली हमें यहाँ पे पता चलता है टॉयलेटरीज में ये यूज़ होता है। टॉयलेटरीज मतलब कि वॉशरूम के जो प्रोडक्ट होते हैं, टूथपेस्ट वगैरह, हैंड वॉश, फेस वॉश, साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह, इन सब से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें पता चलता है क्लियरली IIT मद्रास एंड जर्मन टीम जो है उन्होंने कुछ रिसर्च की है। तो उसके बेसिस पे पता चलता है कि ये कॉमनली यूज़ होता है हमारे टूथपेस्ट में, डिटर्जेंट्स में, सोप्स में। अगेन यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल ये हमें बताता है कि जो ट्राइक्लोशन है वो यहाँ पे कॉमन इंग्रेडिएंट है हमारी टॉयलेटरीज में, जैसे ग्रूमिंग प्रोडक्ट हो गए, हमारे फेस वॉश वगैरह हो गए, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट्स वगैरह। तो डायरेक्ट सोल्यूशन, नो बुक रिक्वायर्ड। देन ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स के बारे में। 2 स्टेटमेंट दी गई है, दोनों ही ठीक हो सकती है, दोनों ही गलत हो सकती है, या कोई एक ठीक हो सकती है। तो इसमें बोथ 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। पहला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे यूज़ की गई है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स को बनाने के लिए। सीधा हमारा द हिंदू का आर्टिकल है 2021 के एग्जाम से 1 साल पहले का, करीब करीब हमें बताता है कि स्पुतनिक 5 जो कि एक रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे हमारी वैक्सीन है उसको डेवलप किया गया है यहाँ पे जीन्स की जो बेसिकली जेनेटिक जो है उसकी इंजीनियरिंग करके और क्लोनिंग करके। तो हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट है। देन फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स। तो यहाँ पे सीधा बताया गया है कि जो यहाँ पे हमारा एडेनोवायरस है ना, एडेनोवायरस, उसको यूज़ किया गया है, उसके वेक्टर्स को यूज़ किया गया है इन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स को बनाने के लिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, नो बुक रिक्वायर्ड एट ऑल।
चलिए बात करते हैं अब हमारे इस क्वेश्चन के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन लगा देखने में। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के जो हमें ऑप्शन हैं वो बताते हैं कि या तो इनमें से कोई दोनों ठीक है या दोनों ही गलत है या कोई एक यहाँ पे ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। सबसे पहले है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज होती है जो पेरेंट से बच्चों में आती है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है एक माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिप्लेस करके, एक रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो करके, या तो आईवीएफ से पहले या आईवीएफ के बाद में। तो ये यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, वो सीधा बात करता है, वो बताता है यहाँ पे कि आईवीएफ से रिलेटेड और जो माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिजीजेज होती है उनको दूर करके यहाँ पे हेल्दी चाइल्ड जो है उसको जन्म दिया जा सकता है। अगेन हमारा यहाँ पे एक आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, वो हमें क्लियरली बताता है कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है ना, मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेस वाली थेरेपी, तो जेनेटिक मटेरियल जो है उसको रिमूव करके एग्स में से ट्रांसफर कर दिया जाता है डोनर के एग में। तो यहाँ पे इस तरीके से ये थेरेपी होती है और आगे वो बताता है कि इसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज है उसको ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। यही आर्टिकल हमें यहाँ पे भी बताता है कि न्यू पोटेंशियल ट्रीटमेंट है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के टाइम पे जिसमें फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हटाया जा सकता है। तो फर्स्ट हमारा हो गया करेक्ट। अब सेकंड है कि एक जो बच्चा है वो इनहेरिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस सिर्फ अपनी माँ से, ना कि अपने फादर से। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली सीधे द हिंदू में से कॉपी पेस्ट कर दिया एग्जामिनर ने कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मदर से ही होता है, नन एट ऑल फ्रॉम दी फादर। तो ये आपका यहाँ पे हो गया करेक्ट। तो सेकंड भी करेक्ट है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, नो बुक रिक्वायर्ड। अगला यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 के बारे में। तो ये जो टर्म है ये क्यों न्यूज़ में है, ये किस बारे में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है कि ये यहाँ पे जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको डेवलप किया जाता है जेनेटिकली, उनमें चेंजेस किए जाते हैं मैनिपुलेट करके, उनको उनमें जेनेटिक चेंज करके न्यू अलग अलग हाइब्रिड वर्जन्स आते हैं हमारी क्रॉप्स के। तो उसके बारे में है। तो ये कितनी ज़्यादा बार न्यूज़ में था, द इंडियन एक्सप्रेस का है यहाँ पे। ये सीधा बात कर रहा है कि बीटी कॉटन की वेराइटी है। कॉटन की वेराइटी मीन्स जिसको जेनेटिकली यहाँ पे बनाया गया है एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, बोलगार्ड जो चीज़ है उसको यूज़ करते हुए, बोलगार्ड जो टर्म है वो इसलिए न्यूज़ में है। देन अगला हमारा यहाँ पे बात करता है बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 के बारे में, दोनों के बारे में। ये आप बोलगार्ड 2 यहाँ पे देख सकते हैं। ये किस बारे में बात कर रहा है? जीन के बारे में, मीन्स जेनेटिक जो चेंजेस किए जा रहे हैं उनके बारे में। अगेन ये यहाँ पे जीन के बारे में बात करता है। देन ये यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के बारे में भी बात करता है। तो करेक्ट सॉल्यूशन, नो बुक रिक्वायर्ड एट ऑल। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे तो ये हमारा बात करता है कि जो यहाँ पे एडेनो वायरस है और जो हमारा रेटेरो वायरस है उन दोनों के बारे में। नाउ यहाँ पे भी ऑप्शन हमें कहता है कि या तो दोनों ठीक है या दोनों गलत है या कोई एक ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहला दिया गया है यहाँ पे एडेनो वायरस जो है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और जो रेट्रो वायरस है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब क्योंकि ये दोनों ही एक ही न्यूज़पेपर के सेम आर्टिकल के अंदर थे तो यहाँ पे भी कंपैरिजन कर दिया हमारे एग्जामिनर ने और सीधा यहाँ से उठा के इस स्टेटमेंट को उल्टा करके हमारे सामने लिख दिया कि एडेनो वायरस जो है एक्चुअली उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन उसने कर दिया यहाँ पे कि उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। देन यहाँ पे रेट्रोवायरसेस जो होते हैं उनके अंदर यहाँ पे होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो उसको कर दिया यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो हमारा जो फर्स्ट है वो तो हो गया गलत। नाउ कॉमन कोल्ड जो होती है वो एडेनोवायरस से होती है, क्लियरली इसके अंदर लिखा गया है। और जो हमारा एड्स है वो कोज होता है रेट्रोवायरस से, तो वो भी क्लियरली इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे दिया गया है। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, नो बुक रिक्वायर्ड। यहाँ पे अब बात कर रहे हैं बीपीए के बारे में। इस क्वेश्चन को भी बड़ा टफ बता दिया गया है। अरे इसमें क्या टफ था, ये तो सीधा न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें दी गई है ना, डायरेक्टली दिया गया है, आप कवर क्यों नहीं करते इनको। नाउ बीपीए जो है यहाँ पे बायसफिनोल बिस्फिनोल ए, बीपीए, अ कॉज ऑफ कंसर्न इन स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक। तो बीपीए जो है वो किस तरीके के प्लास्टिक को बनाने में यूज होता है? तो आंसर है पॉलीकार्बोनेट। सीधा दिया गया है बैंड द यूज ऑफ पॉलीकार्बोनेट्स और एनी मटेरियल वेयर बीपीए इज यूज्ड। तो सीधा आंसर है, नो बुक रिक्वायर्ड। नाउ ये वाला क्वेश्चन हमने एनवायरनमेंट में भी कवर किया था, लेमन ग्रास वाला, कि जो लेमन ग्रास है वो एक नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट है। तो ये भी क्लियर आंसर है, कोई बुक रिक्वायर्ड नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन बात करता है कि बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस में से कौन से ऐसे हैं जो कल्चर किए जा सकते हैं या फिर प्रोड्यूस या आगे बढ़ाए जा सकते हैं एक सिंथेटिक मीडियम के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर सीधा दिया गया है द हिंदू के अंदर ही, पेपर से जस्ट 6 महीने पहले का यहाँ पे हमारा करंट अफेयर है जिसमें माइक्रोब्स के बारे में बात की गई है, जो सीधा कह रहा है
साइंटिस्ट बता रहे हैं यहाँ पे इस आर्टिकल में कि वी सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू वे ऑफ एक्सपोजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई इन मार्स लाइक कंडीशन, मीन्स एक सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल कंडीशन में बनाया गया है। कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए या किस मेथड को यूज करते हुए, तो आगे वो बताते हैं वी लॉन्च्ड द माइक्रोब्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर इनसाइड द मार्स बॉक्स। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। वायरसेस का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं which one of the following is a reason why astronomical distances are measured in light years। तो ये क्यों न्यूज़ में, ये क्यों यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये न्यूज़ में था सीधा सीधा पेपर से सिर्फ 8 महीने पहले। यहाँ पे बात की जा रही है जो एस्ट्रोनोमर्स है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं लाइट ईयर्स को, तो उसी के ऊपर एग्जामिनर ने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया और वर्बेटिम एक स्टेप की रिसर्च करके और उसको सीधा यहाँ पे ऑप्शन बना के डाल दिया। तो ये इसलिए किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंसेज है उनको लाइट ईयर्स में इसलिए मेजर किया जाता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। एंड अगेन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इतने ज़्यादा ईजी और इतने ज़्यादा डायरेक्टली वर्बेटिम हमारे सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से डायरेक्टली आए थे। नाउ एवरेज अगर हम देखें पर ईयर कितने क्वेश्चंस आते हैं हमारे साइंस एंड टेक से, तो 2022 21 20 की अगर एवरेज देखें तो 13 क्वेश्चन 26 मार्क्स के हर साल आते हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनको बच्चे सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि इन चीज़ों को कवर ही नहीं किया जाता है।